श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज KSI बायोकेमिकल लैब. So today we will conduct the practical of ESR. What is ESR? ESR erythrocytes sedimentation rate. एक बहुत कॉमन सी जांच है जो ब्लड की जांच है जो जनरली मैक्सिमम केसेस में की जाती है. उसका जांच का नाम है ESR. E फॉर erythrocyte, S फॉर सेडिमेंटेशन, R फॉर रेट. बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे कि नाम ही बता रहा है erythrocyte sedimentation rate. erythrocyte मतलब RBC, सेडिमेंटेशन मतलब किस दर से वो सेडिमेंट करती है, रेट मतलब गति, किस दर से वो गति करती है. तो बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि आरबीसी जो है वो 1 घंटे में कितनी स्पीड में बैठी, कितनी स्पीड में सेडिमेंट की. सेडिमेंटेशन मतलब जमा हो जाना. तो आरबीसी जो है वो 1 घंटे में कितनी बैठ गई वो हम देखेंगे. तो नाम ही बता रहा है ESR erythrocyte sedimentation rate. The rate at which erythrocytes sediment or settle down in a particular time, in a particular hour, 1 hour, that rate is known as ESR. ठीक है, this is the name. तो उसके बाद आया बेसिकली इस प्रैक्टिकल को जो कोई भी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो पहला हेडिंग डालते हैं एम. एम का मतलब टू डू द ESR in given sample of blood. आपके पास जो ब्लड का सैंपल है उसमें उसका ESR करना. ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए. तो ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड का नाम है वेस्टरग्रेन स्टैंड. वेस्टरग्रेन स्टैंड, वेस्टरग्रेन स्टैंड. ये दूसरा स्टैंड है, इसका नाम है विंड्रोव स्टैंड. विंड्रोव, दिस इज विंड्रोव स्टैंड और दिस इज वेस्टरग्रेन स्टैंड. तो हमारे पास दो तरीके करने के हैं, या तो हम इस वेस्टरग्रेन स्टैंड से कर सकते हैं या फिर हम विंड्रोव स्टैंड से कर सकते हैं. इसकी जो पीपेट है इसे वेस्टरग्रेन पीपेट कहते हैं. ऐसे इसकी भी एक पीपेट आती है छोटी सी, उसे विंड्रोव पीपेट कहते हैं. इस स्टैंड का नाम वेस्टरग्रेन, वेस्टरग्रेन. पीपेट का नाम वेस्टरग्रेन पीपेट, इसका नाम विंड्रोव स्टैंड और विंड्रोव पीपेट. तो हमें क्या क्या चाहिए, तो या तो वेस्टरग्रेन स्टैंड चाहिए या फिर विंड्रोव स्टैंड चाहिए. तो अभी हम वेस्टरग्रेन से कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट वेस्टरग्रेन स्टैंड. इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें एक 2 ml की सिरिंज चाहिए. ठीक है, इसके अलावा हमें एक वाइल चाहिए, उसके अलावा हमें कॉटन स्वैब चाहिए और एक बीकर चाहिए खाली. ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट. तो एम क्या था कि टू डू द ESR इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड. ठीक है, टू डू द ESR इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड, ये हमारा एम था. रिक्वायरमेंट क्या था, वेस्टरग्रेन स्टैंड था विद वेस्टरग्रेन पीपेट था, एक नीडल थी, एक ब्लड कलेक्टिंग वाइल थी और एक कॉटन विद स्वैब था. ठीक है, समझ आया, जैसे रिक्वायरमेंट. देन प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है. तो जो आरबीसी होती है वो जो उनका शेप है वो कैसा है, बाइकॉनकेव. देखो ना, तो आरबीसी का जो शेप होता है कैसा होता है, बाइकॉनकेव. तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें एंटीकोगुलेंट मिला के, एंटीकोगुलेंट ना मिलाएंगे तो क्या होगा, सीरम अलग हो जाएगा और क्लॉट अलग हो जाएगा अगर हम एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाएंगे. तो इसमें क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट मिला के, दैट मे बी एनीथिंग, दैट मे बी EDTA. एक एंटीकोगुलेंट है उसका नाम है EDTA. ये जो वाइल है ना, इस वाइल में ऑलरेडी EDTA लगा होता है. इस वाइल में ऑलरेडी EDTA लगा होता है, जिसकी वजह से जब खून रखेंगे तो खून जमेगा नहीं. अगर ये वाइल नहीं आपके पास लैब में डाला है तो एक बीकर में ले लो, एक बीकर में ले लो और उसमें जो है सोडियम सिट्रेट डाल दो. सोडियम सिट्रेट भी जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है. आपकी बॉडी में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, उसका नाम है पैरेंट. क्या नाम है, पैरेंट. तो ये सब जो है अलग अलग एंटीकोगुलेंट हैं. तो हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को इस वेस्टरग्रेन पीपेट में सर्व करके इस स्टैंड में लगा देंगे. एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को इस पीपेट में सर्व करके इसमें लगा देंगे. इसमें मार्किंग लगी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक. हाँ, तो जब हम एक ऊपर जो मार्क है उस मार्क तक सर्व करके इसको लगा देंगे और लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए. कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए. 1 घंटे में क्या होगा, आरबीसी जो बाइकॉनकेव शेप की होती है, बाइकॉनकेव मतलब ऐसे नहीं, ऐसे है ना, तो वो एक के ऊपर एक चट्टा लगा के इकट्ठी होती रहेगी.
तो जो चट्टा लगा के आरबीसी इकट्ठी होती है दैट इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसको? रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? आरबीसी का एक के ऊपर एक कॉइन शेप इकट्ठा होना है। ऐसे भिखारियों के पास सिक्के लगे होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे आरबीसी जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर इकट्ठी होती जाएगी। तो आपके ब्लड में क्या था? आपके ब्लड में दो ही तो चीजें थी, एक ब्लड सेल और दूसरा प्लाज्मा। एक ब्लड सेल और दूसरा प्लाज्मा। तो जब आरबीसी इकट्ठी हो गई और डब्ल्यूबीसी भी इकट्ठी हो गई तो ऊपर क्या बचेगा? प्लाज्मा। क्या बचेगा? प्लाज्मा। तो जितनी डिस्टेंस में वो प्लाज्मा बचेगा, सपोज अगर हमने यहाँ तक भरा था इस ऊपर वाले मार्क तक और आरबीसी सेट होके यहाँ तक पहुंच गई, ऊपर वाले मार्क तक हमने भरा था यहाँ तक और आरबीसी सेट होके यहाँ तक पहुंच गई, तो ऊपर पूरा रेड कलर का था, लेकिन जब आरबीसी खून का रंग लाल क्यों है? आरबीसी की वजह से। तो आरबीसी सेट होगी, साइड नीचे बैठ गई, तो ऊपर जो बचेगा भूसे के रंग जैसा प्लाज्मा बचेगा, क्लियर स्टर कलर फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा, ऊपर इतना सा बचेगा। तो सपोज आपका जो ब्लड था, आई विल गिव एन एग्जांपल कि 10 ml था। सपोज आपका जो ब्लड था वो कितना था? 10 ml। 10 ml में जो आरबीसी थी वो नॉर्मली आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सब बैठेंगे, जनरली आरबीसी बहुत ज्यादा होती है इसलिए हम आरबीसी की बात करते हैं। तो उसमें सपोज 70 ml जो थी वो आरबीसी थी, मैं ऐसे रफली कह रहा हूँ, ml में नहीं होती, आरबीसी 70 ml आरबीसी थी। तो 100 ml में से 70 ml नीचे बैठ गई, तो ऊपर कितना बचा? 30 ml। सिंपल है ना? वो 30 ml विल बी द वैल्यू ऑफ ESR। 30 ml विल बी द वैल्यू ऑफ ESR। अभी मैं तुम्हें दो एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कोई एक वृद्ध बीमार व्यक्ति है जिसको टीबी हो रखी है, एक वृद्ध बीमार व्यक्ति है जिसको टीबी हो रखी है, कोई भी इन्फेक्शन चीज हो रखी है, तो उसके केस में ESR बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो बढ़ जाएगा, केस में ESR बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। हैं? बढ़ जाएगा। कितने लोग बढ़ जाएगा, कितने लोग घट जाएगा? कितने लोग बोल रहे बढ़ जाएगा? तो मतलब दिमाग नहीं है तुम लोगों के पास? है, यूज कर चलता है दिमाग सबका। तो मैं पूछ ही तो रहा हूँ एक सवाल, एक व्यक्ति है बीमार है, उसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसके केस में आरबीसी बढ़ेगा, ESR बढ़ेगा या घटेगा? बोलो कितने लोग बढ़ेगा? एक भेड़ की देख के 1 मिनट आया, 2 मिनट आया, 3 मिनट आया। अभी मैं सबसे पूछूंगा क्यों बढ़ेगा? सिप्रासोनी क्यों बढ़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? मेक श्योर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा वाले कितने हैं? युद्धराज और तुम और क्यों घटेगा? कारण टीबी में सब ब्लड का लॉस होता है, जब ब्लड का सब लॉस होता है तो प्लाज्मा भी कम होता है, ब्लड निकल जाता है ऐसे ही। खांसी में तो ब्लड अगर खून ना निकल रहा हो तो खून की उल्टी नहीं आ रही है, उसको बुखार है और वेट लॉस है और बहुत सारे सिम्टम्स है, खून की उल्टी नहीं आ रही। तभी टीबी होता ही जरूरी थोड़ा ना हर किसी को खून की उल्टी आए, ऐसा थोड़ा ना होता है हर किसी को है, कभी किसी 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 केस में आती है, नहीं आ रही खून की उल्टी। अब बढ़ जाएगा। एनीमिक बच्चे हो जाता है, किसी को टीबी हो जाता है, एनीमिक हो जाएगा। तो एनीमिक की वजह क्या होता है? एनीमिक सब ब्लड कम होने उसके ब्लड की कमी हो जाए उसकी बॉडी में। मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल में? मैं प्रैक्टिकल में क्या करवा रहा हूँ बेटा? ब्लड मैंने नाप के दिया 100 ml, उस 100 ml के अंदर 70 ml आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स थी, वो बैठ गई, तो जो ऊपर बचा वो ही तो मैं निकलवा रहा हूँ, ये तो नॉट। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके अंदर आरबीसी कम होगी या ज्यादा? कम। ज्यादा क्यों होगी? इन्फेक्शन में क्या रहता है? आरबीसी कम हो जाती है। तो ब्लड तो मैंने नाप के दिया 100 ml, जैसे एग्जांपल ब्लड तो मैंने निकाल के दिया 100 ml, तो आरबीसी कम थी या ज्यादा थी? वो 100 ml के अंदर ही थी, चाहे वो 70 की जगह 180 हो गई थी, चाहे वो 70 की जगह 60 हो गई थी, मैंने तो कितना दिया? 100 ml। अब उसमें जैसे मैं एक रफ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि 70 ml जो है वो आरबीसी है, तो ऊपर कितना बच रहा है? 30 ml। अब मैं कह रहा हूँ कि इन्फेक्शन हो गया, तो आरबीसी कितनी हुई?
70 की 70 से बड़ी या कम हुई? कम हुई। तो ऊपर वाला क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? बढ़ जाएगा। That's what I want to know कि जो ऊपर वाला है वो बढ़ जाएगा। तो जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, कोई भी XYZ, कोई सा क्रॉनिक इन्फेक्शन, कुछ भी, किसी के चोट में इन्फेक्शन हो गया, किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को टीबी हो गया, कोई सा भी कॉमन इन्फेक्शन होगा, उन सारे इन्फेक्शंस में जो ESR है वो बढ़ जाएगा। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। ESR जो सारे इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये समझ आया? क्योंकि RBC की नंबर जो है उसके अंदर कम हो जाती है। कोई हेल्दी व्यक्ति है जिसके अंदर RBC ज्यादा है तो क्या होगा, ESR जो है वो कम होगा, जो नॉर्मल वैल्यू उतना ही होगा। अगर सपोज मैंने हीमोग्लोबिन पढ़ाया तुमको एक बार, तो मैंने एक बीमारी बताई थी, उस बीमारी का नाम था पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा पढ़ा, ध्यान दो रहा भी तुमको। उस बीमारी का नाम था पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें हीमोग्लोबिन 23 ग्राम पर डीएल से भी ज्यादा हो जाता है। 23 ग्राम पर डीएल से भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसके केस में ESR नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, जो RBC है वो ज्यादा है। इट इज नॉट। तो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में पहला पॉइंट एम, तो एम क्या है, गिवन सैंपल के अंदर हमको ESR करना है। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के लिए हमको वेस्टर्न स्टेंट चाहिए या फिर विंड्रो स्टेंट चाहिए। इस तरीके में जो हम आज कर रहे हैं वेस्टर्न स्टेंट का यूज करेंगे, ठीक है। एक सिरिंज चाहिए, एक वाइल चाहिए, एक कॉटन स्वैब स्पिट चाहिए, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, जब हम एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को 1 घंटे के लिए वेस्टर्न स्टैंड में छोड़ते हैं, तो 1 घंटे में RBC रोलेक्स बना के सेट डाउन हो जाती है। ऊपर जो क्लियर प्लाज्मा का लेवल मिलता है उसको नाप के हम ESR की वैल्यू पता कर लेते हैं। When a anticoagulant mixed blood is left in a Westergen stand, Westergen pipette of Westergen stand for 1 hour, after 1 hour the RBC settle down, form the Rolex, and the above clear level of the plasma that indicate, that measure the value of ESR. This is principle. Okay, fine. Now we know the procedure. So procedure क्या है? तो procedure के लिए हमको 1.6 ml जो है ब्लड चाहिए, 1.6 ml ब्लड, हाँ, और 0.4 ml जो है हमको एंटीकोगुलेंट चाहिए। लेकिन इस समय हम क्या यूज कर रहे हैं? वॉइल का यूज कर रहे हैं। इस वॉइल में ऑलरेडी EDTA चिपका होता है, ठीक है। अगर हमको सोडियम सिट्रेट लेना था सोल्यूशन, तो 1.6 ml ब्लड लेंगे और 0.4 ml जो है सोडियम सिट्रेट लेंगे। लेकिन हमें तो इसमें ऑलरेडी चिपका हुआ है पाउडर के रूप में, तो हम 2 ml ब्लड लेंगे। कितना ब्लड लेंगे? 2 ml। तो ब्लड कैसे लेते हैं ये भी बताता हूँ कि सबसे पहले जिस व्यक्ति का ब्लड लेना है, जनरली ब्लड जो है वो वेटर से लिया जाता है, तो 2-4 बार ऐसे चला लो। इससे क्या होगा? इससे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड की सप्लाई है उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगी। फिर भी हमें सबसे नीडल को पंच करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन को बनाना। अब सब बच्चे होते हैं, नया डॉक्टर होता है, उसके सबसे पहले नीडल घुसड़ने की कोशिश करेगा, तो नीडल घुसड़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वेन को बनाना। तो सबसे पहले 2-3 बार हमने चलाया, फिर हमने उसको टैप किया, मारेंगे तो वेन उभर के आएगी, है ना। और 2-3 बार टैप करने से जो वेन होगी वो उससे भी उभर के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने टॉर्निक्यू कस के बांध दिया। टॉर्निक्यू नहीं है तो बच्चों को बोलते कैसे पकड़ लो। 2-3 बार चलाया, जो वेन है वो उभर के आ जाएगी। अब जो नीडल है, नीडल के अंदर एक छेद वाला पोर्शन होगा ना, पॉइंटेड, और भी नहीं। तो जो पॉइंटेड पोर्शन है वो हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, वो उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें छेद कर है, नाखून मेरा छेद है, तो छेद मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। और 45 डिग्री के एंगल पे सपोज हमने उसको हाथ ऐसे पकड़ लिया, अगर हम ऐसे कस के नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? स्लिप होगी। तो हमने उसकी जो स्किन है वो टाइट करके ऐसे करके पकड़ लेंगे और 45 डिग्री पे नीडल लेंगे और सीधे इंसर्ट करेंगे। जब वो थोड़ी सी अंदर जाएगी तो नीडल के यहाँ पे नेक पे थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा। तो जैसे ही ब्लड आएगा हमको पता लग गया कि नीडल जो है वो वेन के अंदर है, और हम पीछे से उसकी पिस्टन को खींचेंगे और जितना ब्लड चाहिए वो उसके अंदर ले लेंगे। जैसे ही उसके अंदर ब्लड आएगा उसके बाद हमें जो नीडल है वो अंदर टिक नहीं करनी है, नीडल को वेन को फाड़ के बाहर चली जाएगी, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 2 ml ब्लड चाहिए। तो अगर आपके पास सैंपल है बहुत अच्छी बात है,
अगर सैंपल नहीं है तो आप 2 ml ब्लड को ड्रा कर लें। तो पहला पॉइंट क्या है, अंडर स्टेराइल कंडीशन ब्लड इज ड्रॉन इन ए नीडल अप टू 2 ml। अंडर स्टेराइल कंडीशन ब्लड इज ड्रॉन इन ए सिरिंज अप टू 2 ml। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उसके बाद इसकी नीडल निकाली, इस बाइल को खोला और नीडल निकाल के जो ब्लड था वो इस बाइल के अंदर डाल दिया। नीडल निकाल दी और इस सिरिंज के अंदर जो ब्लड था वो इस बाइल के अंदर डाल दिया। नीडल के साथ नहीं डालना क्योंकि उसकी जो होल है वो बहुत छोटा है, उसमें से आरबीसी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, नीडल निकाला, इसके अंदर डाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसे डालने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जो मिक्सिंग होगी वो कैसे होगी, ऐसे 2-3 बार इसको ऐसे किया, जो पीडीटी इसके अंदर था वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये विंट्रो वेस्टरगेन स्टैंड में से वेस्टरगेन पीपेट लेंगे और ये पीपेट लेके इसको हम सक करेंगे अप टू द मार्क, दिस 100 मार्क के ऊपर, सबसे ऊपर जो मार्क। जैसे ही अंगूठा हटाएंगे इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बहने लगेगा। तो हमें अंगूठे की सहायता से, अंगूठे से कंट्रोल करके जो ऊपर मार्क है उस मार्क तक ब्लड को सक कर लेना है। हाँ, अंगूठे की सहायता से, जैसे हम अंगूठा हटाएंगे ब्लड जो है वो लीक होने लगेगा, तो हम अंगूठे की सहायता से इसको फ्लो कंट्रोल करके अप टू दिस मार्क हम ब्लड को सक कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, बहुत केयरफुली, जैसे अंगूठा हटाएंगे ब्लड निकल जाएगा ना, तो हम बहुत केयरफुली इस पिपेट को स्टैंड के अंदर फिक्स कर देंगे फॉर एन आवर। कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, बिना डिस्टर्ब किए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 1 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया। 1 घंटे बाद क्या होगा, आरबीसी जो कि भारी होती हैं वो कॉइन से, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि सिक्कों के रूप में इकट्ठी हो जाती है, तो जैसे कॉइन स्लेज बन जाता है ऐसे आरबीसी एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती है। दैट इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन, ROLEX, दैट इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाएगी और ऊपर क्लियर स्ट्रा कलर का फ्लूइड दिखेगा, वो कितना है, ऊपर से इसकी यूनिट इस पे मेजरिंग में लिखा हुआ है, जो निशान मैंने बोला ना, तो सबसे ऊपर जो निशान है वो 1 का निशान होगा, 0। कभी भी किसी भी मेजरमेंट में क्या होता है, 0 नीचे से शुरू होता है। तुमसे प्रैक्टिकल में पूछेगा एग्जामिनर कि इस जो वेस्टर्न पीपेट है इसमें 0 कहाँ है, ऊपर कि नीचे, पॉइंट यू रिमेंबर, जो 0 है वो ऊपर है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे निशान जो है वो ऊपर से स्टार्ट होना है, ना कि नीचे से। तो ऊपर हमने 0 तक भरा हुआ था, आरबीसी बैठ गई, फिर 0 के बाद 10 5 10 15 20 25 30 ऐसे 200 तक निशान है। ठीक है, तो क्या होगा, आरबीसी बैठ चुकी होगी और ऊपर का जो 10 तक है या 15 तक है या 20 तक है, डिपेंडिंग ऑन ब्लड, उसके अंदर कितना है, ये सारा है। जो ऊपर का लेवल है वो क्लियर एक्स्ट्रा फ्लूइड दिखेगा, प्लाज्मा का लेवल, उस वैल्यू को कि वो 10 तक है, 12 तक है, 15 तक है, हम ये सारी वैल्यू पता कर लेंगे कि इस व्यक्ति में ये सारी वैल्यू कितनी है। ठीक है, समझ आई बात, है कि नहीं? दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 7 से लेकर 12-13 तक होती है, मेल्स में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। अब मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कि वो मेल में ज्यादा होगी ये सारी की वैल्यू या फीमेल में? मेल में ये सारी की वैल्यू ज्यादा होगी या फीमेल में? हैं? क्यों? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल की अपेक्षा कम होता है, जो आरबीसी होती है वो मेल की अपेक्षा कम होती है, तो इसलिए ये सार की वैल्यू फीमेल्स में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है ना? और इसकी जो यूनिट है, जैसे हीमोग्लोबिन, जब में हीमोग्लोबिन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो यूनिट है इट इज ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने वाला है। जैसे उसकी यूनिट है ग्राम पर डीएल, इसकी जो यूनिट है वो है मिलीमीटर पर आर, मिलीमीटर पर आर, एमएम पर आर, क्या यूनिट है? एमएम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, दिमाग में कुछ लगेगा, या तो ब्लड की तो नाप रहे हैं, या तो डेसीलीटर में नापा होगा, मिलीलीटर में नापा होगा, या सेंटीलीटर में नापा होगा, लेकिन ना हम डेसी में नाप रहे हैं, ना सेंटी में नाप रहे हैं, किसी में नाप रहे हैं, हम हाइट नाप रहे हैं। ये हाइट दी हुई है, 0 से लेकर जो 200 तक है वो हाइट दी हुई है, तो इसकी जो यूनिट है मिलीमीटर पर आर, दिस इज इंपॉर्टेंट, हां एग्जाम में याद नहीं रहता है, इसकी जो यूनिट है वो मिलीमीटर पर आर। ध्यान देंगे
कि सावधानियां क्या बरतनी है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं हमको। तो प्रिकॉशंस ये रखने हैं, जब भी हम ब्लड को सर्व करेंगे तो हम थंब की सहायता से कंट्रोल करेंगे ब्लड का फ्लो। जैसे ही थंब अगर हटा तो ब्लड जो है सारा लीक हो जाएगा। तो पहले ही हमें स्टैंड में पिपेट लगा के चेक कर लेना है पानी भर के कि प्रॉपर्ली चीजें हैं या नहीं है। दूसरा, जब ब्लड को निकाल रहे हैं तो दैट शुड बी ड्रॉन अंडर द स्टेराइल कंडीशन। मतलब ऐसे नहीं किसी कैसे कुछ भी हो गया, एक प्रॉपर स्टेराइल कंडीशन में ब्लड को ड्रा करना है और स्टैंड के अंदर प्रॉपर मार्किंग तक उसको लगाना है। दिस इज प्रिकॉशंस है ना। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब कम या ज्यादा। तो अगर सपोज जितने भी इन्फेक्शंस हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उन सब क्रॉनिक इन्फेक्शंस में क्या होता है, ये सब की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन अपनी प्रॉपर अपर वैल्यू में है, ये थोड़ा ज्यादा ही है, दूसरे केस में ये की वैल्यू कम हो जाएगी। फिजियोलॉजिकली देखें तो फीमेल्स में ESR की वैल्यू एज कंपेयर टू मेल्स फिजियोलॉजिकली ही होती है। नेचुरली हमें कुछ नहीं करना, मेल्स में नेचुरली कम है क्योंकि उनके अंदर आधी चीजों को दिस इज व्हाट ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कोई डाउट है इसमें? हाँ